हेलो बच्चों, आज जो हमने क्लास 11th के लिए जो चैप्टर शुरू किया प्रत्यास्था, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पहला पार्ट आपको मिल गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद की चर्चा अगर हम आगे करें तो हमने देखिए कल दो चीज़ों के बारे में बताया, प्रतिबल और विकृति। प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल तीन प्रकार का बताया था, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल जिसको हम दाब भी कहते हैं, और एक होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल कहते हैं। अब विकृति उसके संगत तीन बताया था, अनुदैर्घ्य विकृति, आयतन विकृति और तीसरी विकृति होती है अपरूपण विकृति। अब उसके बारे में आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे देखिए हमने पहले भी चर्चा किया होगा कि कोई वस्तु पूर्णतया प्रत्यास्थ नहीं होती है। जैसे स्प्रिंग की हम बात करते हैं, स्प्रिंग का ही सहारा ले लें तो स्प्रिंग का अगर एग्जाम्पल ले लें, अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा खींच कर छोड़ दें, एक सिरे से दृढ़ से बांध दें, दूसरे सिरे पर या बल लगाकर थोड़ा सा खींच कर छोड़ दें तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, छोड़ दें, आपस पूरा अवस्था में प्राप्त कर ले। परंतु अगर आप बल का मान थोड़ा सा और बढ़ा दें तो लंबाई और बढ़ती जाएगी, छोड़ देंगे। फिर इसके बाद अपनी पूरा अवस्था में अगर हम बल का मान बढ़ाते जाएं तो एक ऐसी अवस्था भी प्राप्त होगी कि अब खींच देने पर वापस वो वस्तु उसी अवस्था को प्राप्त नहीं आएगा, अर्थात उसमें प्रत्यास्था का गुण विद्यमान नहीं होगा। ऐसा ही इस कारण होता है कि कोई वस्तु पूर्णतया प्रत्यास्थ नहीं होती। अगर पूर्णतया प्रत्यास्थ होती तो कोई भी बल लगाते, कितना भी लंबाई बढ़ा देते, दुगुना तिगुना चार गुना, और छोड़ देते तो वापस वो आ जाता। परंतु ऐसा व्यवहार में नहीं है, कोई वस्तु पूर्णतया प्रत्यास्थ नहीं होती है। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि उसका प्रत्यास्था गुण समाप्त हो जाएगा। तो इसमें एक शब्द है लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी प्रत्यास्था की सीमा। प्रत्यास्था की सीमा, लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रत्यास्था की सीमा क्या होता है? किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान, किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, क्या कहलाता है? प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। किसी वस्तु पर लगाए गए विरूपक बल का वह अधिकतम मान जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है, क्या कहलाता है? प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। क्या कहलाता है जी? प्रत्यास्था की सीमा कहलाता है। अब अगर इसके आगे हम चर्चा करें तो कल मैंने एक शब्द बताया था कि एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने प्रत्यास्थ वस्तुओं के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था जिसको हम कहते हैं हुक का नियम, हुक का प्रत्यास्था संबंधी नियम कहते हैं। पर ये जो नियम लगता है वो छोटी विकृतियों के लिए ही सत्य है, ध्यान रखिएगा। ये छोटी विकृतियों के लिए ही सत्य है, बड़ी विकृतियों के लिए सत्य नहीं है। तो हुक का नियम होता है कि लघु विकृतियों के लिए, उसने कंडीशन लगाया है इस नियम के अनुसार, लघु विकृतियों के लिए अगर बात करें, लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को या समानुपात भी कह सकते हैं, समानुपाती होता है। यानी प्रतिबल अगर छोटी विकृति आ गई, बहुत ज्यादा परिवर्तन न किया जाए, तो प्रतिबल और विकृति के बीच अगर आप ग्राफ खींचे, ये मान लीजिए विकृति है और ये प्रतिबल है, प्रतिबल और विकृति के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो एक रेखा प्राप्त होगी। पर विकृति ध्यान रखिएगा लघु होना चाहिए, अगर लघु नहीं है तब ये वक्राकार मिलता है, तब समानुपात का गुण नहीं लगेगा, यह रूल नहीं लगेगा। इसलिए पहले लिखा दिया लघु विकृतियों के लिए, इस नियम के अनुसार लघु विकृतियों के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। समानुपात को जब हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं, यहाँ नियतांक रखा जाएगा कैपिटल ई और ये हो जाएगा विकृति।
जहां ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे क्या हो जाएगा, विकृति। हुक के नियम को ऐसे भी किया जाता, लिखा जा सकता है कि किसी लघु विकृतियों के लिए, प्रत्येक वस्तु की लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। इस नियतांक को उस वस्तु के पदार्थ का, ध्यान रखिएगा, वस्तु का नहीं, वस्तु के पदार्थ का, तो प्रत्यास्थ वस्तु हम बात कर रहे हूं, नहीं किया, वस्तु के पदार्थ का क्या कहते हैं, प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। एक समान प्रकार की वस्तुओं के लिए इसका मान समान, और भिन्न भिन्न पदार्थों की वस्तुओं के लिए इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न। ये वस्तु का गुण नहीं है, याद रखिएगा, प्रत्यास्था गुणांक वस्तु का गुण नहीं है, ये वस्तु के पदार्थ, वस्तु किस पदार्थ का, लोहे का है कि तांबे का है कि जस्ते का है, किसका है, ये अलग अलग पदार्थों के लिए प्रत्यास्था गुणांक अलग अलग। अब इसका मात्रक अगर देखा जाए तो प्रतिबल का मात्रक तो आप जानते होंगे, मैंने बताया होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए प्रतिबल का एक मात्रक वही, इसलिए ई का जो मात्रक होगा वही प्रतिबल का मात्रक है, यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और डायमेंशन फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, m l पर -1 t पर -2। और ये भी कैसी राशि है, अदिश राशि है, ये भी कैसी राशि है, आपकी अदिश राशि है। अब चूंकि प्रतिबल, थुक्का नियम समझ में आ गया। अब चूंकि प्रतिबल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, और विकृति भी उसके संगत 3 प्रकार की होती है, तो इसका मतलब प्रत्यास्था गुणांक भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो पहले प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, और लिखते हैं उसको कैपिटल Y से, ये पहले प्रकार का प्रत्यास्था गुणांक है। और दूसरे प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक को कहते हैं आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, और इसको किस अक्षर से लिखते हैं, कैपिटल V से लिखते हैं। और तीसरे प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं दृढ़ता गुणांक, और उसको क्या कहते हैं, ई से लिखते हैं, ई का ये ग्रीक अक्षर है, आप यन बनाते हैं, उसी यन को इसको बढ़ा दिए थोड़ा सा, तो ये कहलाएगा ईटा। 3 प्रकार की प्रत्यास्था, चूंकि प्रतिबल और विकृति की प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल और विकृति चूंकि 3 तरीके की होती है, तो प्रत्यास्था गुणांक भी कितने तरीके का होगा, 3 तरीके होगा। पहले प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक को कहते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक, दूसरे प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक को कहते हैं आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, और तीसरे प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं दृढ़ता गुणांक। इसका सिंबल जो है ईटा। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक की जब का हम लिखा जाए तो प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जब लिखेंगे तो लिखेंगे अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति। और इसको क्या कहेंगे, अभिलंब प्रतिबल, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, इसको लिखेंगे अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। और तीसरे प्रकार के प्रत्यास्था गुणांक को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसको, इसकी परिभाषा हो जाएगी अपरूपक प्रतिबल या स्पर्श रेखीय प्रतिबल भी इसको कहते हैं। अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति, अपरूपण है ये, अपरूपण विकृति। और तीनों के एक मात्रक होते हैं, कौन सा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 3 प्रकार की प्रत्यास्था गुणांक है, अनुदैर्घ्य यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक, और तीसरा आपका है दृढ़ता गुणांक। अब क्रम से इन सब की परिभाषाएं पर देखते हैं। पहली आता है यंग प्रत्यास्था गुणांक, जिसका सिंबल क्या है, Y। पहला आता है, इन्हीं को क्रम से डिफाइन किया जाएगा। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, जिसको लिखते हैं 1। तो इसकी क्या परिभाषा होगी, जैसे मैंने प्रत्यास्था गुणांक की क्या परिभाषा बताई हुक के नियमानुसार, लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव नियतांक होता है। तो वही चीज यहां लिखेंगे, इसमें बोलेंगे लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं।
अनुदैर्घ्य क्या कहा मैंने, लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्था यंग प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। वाई बराबर क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। मात्रक आपको बता दिया, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा फार्मूले के रूप में करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक तार है, इस तार की लंबाई कैपिटल एल मान ले और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है कैपिटल ए मान लिया। तार की लंबाई कितनी है, प्रारंभिक लंबाई एल है और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए। मान लीजिए इसके एक सिरे को द्विआधार से बांध दिया और दूसरे सिरे पर लंबाई की दिशा में कैपिटल एफ बल लगाया गया। दूसरे की सिरे पर क्या किया, लंबाई की दिशा में क्या किया, कैपिटल एफ बल लगाया। कैपिटल एफ बल लगाएंगे तो लंबाई पहले से बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए अब लंबाई कितनी बढ़ी, यल प्लस डेल्टा यल हो गई, यानी इसका मतलब कितना बढ़ा, डेल्टा यल बढ़ गया। मान लीजिए हमने लंबाई की दिशा में कैपिटल एफ बल लगाया, इससे इसकी लंबाई बढ़ के कितना हो गया, यल प्लस डेल्टा यल हो गया, अर्थात लंबाई में वृद्धि कितना हुआ, डेल्टा यल हो गया। तब अनुदैर्घ्य प्रतिबल कैसे निकालेंगे, अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या हो जाएगा, लिख देते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड छोटा है इसीलिए थोड़ी दिक्कत होती है पढ़ाने में। अब अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या हो जाएगा, यह बटे ए। और अनुदैर्घ्य विकृति कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, यही आगे की जो परिभाषाएं सूत्र बताए जाते हैं उनको ध्यान रखिएगा। अनुदैर्घ्य विकृति, अब विकृति का बात मैंने बताया था, विकृति की परिभाषा आकार में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आकार। चूंकि यहाँ लंबाई की बात हो रही है तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई एल है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए वस्तु के पदार्थ का या इस क्षण के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल आपका एफ बटे ए और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यल बटे यल। उलट जाएगा तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल। ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर कई सवाल हल होते हैं। आपके एक सवाल दिए रहेंगे तो कई सवाल भी हल हो जाएंगे। वाई बराबर क्या होता है, एफ एल बटे ए इंटू डेल्टा एल। अब देखिए कभी कभी इसे इसी तार की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है किसी तार को द्विआधार से मात्र बल लगाए तभी लंबाई बढ़ेगी। आप इस पर कोई बांट लटका दीजिए, बात समझ रहे हैं ना, कोई भार लटका दीजिए, मान लीजिए कैपिटल एफ द्रव्यमान का कोई बांट लटका दिया तभी इसकी लंबाई बढ़ेगी। तो कभी कभी बांट लटकाने की बात करेगा, कोई भार लटकाने की बात करेगा, तब आप ये फार्मूला लगाएंगे यफ के, तब बल जानते होंगे, तब बल गुरुत्व बल हो जाएगा। गुरुत्व बल जानते होंगे, यह बराबर क्या होता है, एम जी। तब ये फार्मूला लगेगा एम जी यल बटे ए इंटू डेल्टा एल। अगर तार से कोई भार लटका जाएगा तब ये फार्मूला लगाइएगा। डेल्टा ए क्या है, लंबाई में वृद्धि है, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं दिया जाता, कभी कभी तार की त्रिज्या दी रहेगी, तो तार की अगर त्रिज्या दी गई है तो क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा के क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। सबको समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा फार्मूला इसका याद रखिएगा। देखिए प्रत्यास्था, मैंने आपको एक परिभाषा बताई कि प्रत्यास्था क्या होता है। प्रत्यास्था किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके अंतर्गत वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा उत्पन्न आकृति अथवा आकार में परिवर्तन का विरोध करता है। अब विरूपक बल हटा लेने पर वस्तु क्या होता है, वापस पूर्व अवस्था में आ जाता है। अर्थात जो वस्तु अपने आकार में परिवर्तन का ज्यादा विरोध करेगा वह उतना ही अधिक क्या होगा, प्रत्यास्थ होगा। जैसे रबड़ की बात करें, रबड़ का एक तार ले लें सेम लंबाई और एक लोहे का तार ले लें या स्टील का तार ले लें। लोहे का ना ले लें, एक रबड़ का तार ले लें। ये रबड़ है और ये क्या है, स्टील है। दोनों समान मोटाई समान लंबाई के तार हैं। अब अगर देखेंगे तो रबड़ पर अगर इसकी मान लंबाई दोनों की कुछ है आपका, अगर इसकी लंबाई हम 2 सेंटीमीटर बढ़ाना चाहें, इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाना चाहें, तो देखेंगे रबड़ की लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा। और जबकि स्टील की लंबाई की 2 सेंटीमीटर, स्टील की लंबाई वाले तार को, स्टील के तार की लंबाई को 2 सेंटीमीटर की लंबाई बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा।
तो चूंकि स्टील की लंबाई बढ़ाने में आपको ज्यादा क्या होता है बल लगाना पड़ रहा है, इसलिए स्टील जो होगा रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होगा। जो पदार्थ जो भी वस्तु होगी उसके आकृति अथवा आकार में परिवर्तन करने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़े, वह वस्तु उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाएगी। यानी जो वस्तु, ऐसे भी समझिए, जो पदार्थ या जो वस्तु या जो पदार्थ जो होता अपनी आकार अथवा आकृति में परिवर्तन करने का ज्यादा विरोध करेगा वो अधिक प्रत्यास्थ होगा। इसको हम मैथमेटिकल तरीके से गणितीय विधि से सिद्ध करते हैं। आपको यहां से सिद्ध करना है। ये प्रश्न है कि सिद्ध करो कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। जो प्रश्न है पूछा जाता है, रबर की अपेक्षा इस स्टील जो होता है अधिक प्रत्यास्थ है, इसको गणितीय विधि से इसको सिद्ध करना। तो कैसे सिद्ध करते हैं? तो हमने मान लिया कि समान लंबाई कैपिटल एल और समान अनुप्रस्थ काट के स्टील और रबर के दो तार हैं। समान लंबाई कैपिटल एल और समान अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैपिटल ए का स्टील और रबर के दो तार हैं, जिस पर एक समान बल कैपिटल एफ लगाया जाता है। लंबाई की दिशा में एक समान बल कैपिटल एफ लगाया जाता है। कैपिटल एफ लगाने से मान लीजिए रबर की लंबाई में वृद्धि जो हो जाए, रबर की लंबाई में वृद्धि कितना होता है? डेल्टा यल आर लिख दीजिए, कैपिटल आर या स्मॉल आर लिखिए, ठीक है। और स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि मान लेते हैं डेल्टा यल एस हो जाता है। रबर के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक हमने मान लिया वाई आर और स्टील के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक कितना मान लिया? वाई एस मान लिया। तो अभी मैंने एक वाई की परिभाषा बताई होगी। तो वाई बराबर क्या होता है? एफ यल बटे ए इंटू क्या बताया होगा? डेल्टा यल। एक फार्मूला बताया है, इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो पहले रबर की बात करेंगे। रबर के लिए तो उसके पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई आर बराबर क्या हो जाएगा? एफ बल वही है, लंबाई प्रारंभिक वही है, ए इंटू कितना हो जाएगा? डेल्टा यल आर। और स्टील की बात करेंगे, स्टील के लिए क्या हो जाएगा? वाई एस बराबर एफ यल बटे ए इंटू डेल्टा यल एस। ये संबंध नंबर 1 है और ये संबंध नंबर 2। दोनों का अगर बटे करें, संबंध 1 और 2 से अगर हम बात करें समीकरण 1 व 2 से बात करेंगे तो दोनों का बटे कर दीजिए। वाई आर बटे वाई एस कर दीजिए। तो देखेंगे वाई आर बटे वाई एस करेंगे तो दोनों का बटे करेंगे, एफ एल कट जाएगा, ए कट जाएगा। तो आपका ये आंसर आएगा डेल्टा यल एस बटे डेल्टा यल आर। समझ में आ गया? अब इसको उलट दीजिए, तो इसको उल्टा करिए, या वाई एस बटे वाई आर बराबर हो जाएगा डेल्टा यल आर बटे, इसको उल्टा कर दिया, बटे क्या हो जाएगा? डेल्टा यल एस। अब आप जानते हैं कि समान बल लगाने पर स्टील के तार की अपेक्षा रबर के तार की लंबाई में वृद्धि अधिक होगी। आप जानते हैं ना कि समान बल लगाया जाए तो सबसे अधिक लंबाई किसकी बढ़ेगी? रबर की। तो चूंकि हम जानते हैं कि समान बल लगाने पर स्टील की अपेक्षा रबर के तार की लंबाई में वृद्धि अधिक होगी, अर्थात डेल्टा यल आर ग्रेटर देन हो जाएगा डेल्टा यल एस। रबर के तार की लंबाई में वृद्धि ग्रेटर होगी, अधिक होगी स्टील के तार की लंबाई की अपेक्षा। अब चूंकि डेल्टा यल आर बड़ा है डेल्टा एस से, डेल्टा यल एस से बड़ा है, तो इसी के सामने तो ये लिखा हुआ है, तो ये बड़ा है इससे, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा इससे, अर्थात अतः वाई एस ग्रेटर देन वाई आर।
यानी रबर की अपेक्षा स्टील अधिक स्टील का यंग प्रत्यास्था गुणांक रबर के यंग प्रत्यास्था गुणांक से अधिक होगा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, स्टील जो होगा रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ, रबर की अपेक्षा जो होगा वो अधिक क्या होगा, प्रत्यास्थ होगा। अब इसके बाद आगे इसकी दो परिभाषाएं और हैं, एक आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक और एक आपका होगा दृढ़ता गुणांक। फिर कुछ प्रत्यास्थ ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और हम इससे संबंधित कल आप जब वीडियो लोड होगा, आपका वीडियो जब लोड कर देंगे तो 2-3 क्वेश्चन आपको हम लिख के देंगे, उनको आप सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रख के सॉल्व करिएगा। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।